नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। और जितने भी वन लीनियर क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इससे बाहर कहीं से भी आपसे पूछा नहीं जाएगा आधुनिक भारत से। और मैं बता दूं कि किसी भी एग्जाम में आधुनिक भारत के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के सेक्शन से। ठीक है, तो आधुनिक भारत को बहुत अच्छे से आपको करके जाना होगा, तभी आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा था। और कौन आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत में पहली बार आया था। ऐसे तो कोलंबस को खोजने के लिए दिया गया था भारत, बट वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अभी मैंने बताया किसके द्वारा की गई थी, वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। ये एक पुर्तगाली था, व्यापारी था, और 1498 में भारत आया था। ठीक है, जुमरीन ने इसका स्वागत किया था। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो देखिए अगला क्वेश्चन ही बन गया जुमरीन। ये क्या था? स्थानीय शासक था, स्थानीय राजा था। आगे देखिएगा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में कहाँ अपनी व्यापारिक कोठी स्टैब्लिश की थी? तो कोची में। आपको क्या याद रखना है? कोची। ठीक है ना, पुर्तगालियों ने कहाँ स्थापित की थी? कोची में। ठीक है, कोचीन में, कोची। आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में भारत में ये प्रथम वायसराय नियुक्त हुआ पुर्तगाली उपनिवेश का। ठीक है, और 1510 में गोवा पे इन्होंने अपना जो शासन था वो शुरू किया, और 1961 में जाकर गोवा आज़ाद हुआ। ठीक है ना, गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था जिसके तहत गोवा को आज़ाद कराया गया था 1961 में पुर्तगालियों से। तो गोवा जो है सबसे लंबे समय तक गुलाम रहा था। आगे देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में हुई थी। तो ये याद रखिएगा, 1556 में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गया था। कहाँ पे? गोवा में हुआ था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा। आगे पूछा गया कि हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को देखिए। यहाँ पे क्या है कि वास्को डिगामा क्या हुआ था? भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक के ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। बाद में यही भारत भी आए थे। तस्मानिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था इन्होंने। और लास्ट में देखिएगा बार्थोलोम्यूज डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का खोज किया था इसने। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अलबुर्क को माना जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। आगे देखिएगा, किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बना दिया गया था? तो पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में बना दिया गया था गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय। आगे देखिएगा, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से मैं बोल देता हूँ। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ किया था। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में आने वाले डच कहाँ के निवासी थे? तो आप लोग को पता है कि नीदरलैंड हो गया, हॉलैंड। ठीक है ना, इसी को हॉलैंड बोला जाता है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिएगा एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ इस बुक से हम डिस्कस करेंगे। और ये कौन से बुक से डिस्कस कर रहे हैं? महेश कुमार बर्नवाल, जो वन लीनियर आता है उससे हम डिस्कस कर रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इतना आप देख लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला देखिएगा टेबल में क्या दिया है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली लोग आया था 1498 में, कोचीन में फैक्ट्री बनाया था इन्होंने। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया था, ब्रिटेन का था, सूरत में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी। उसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड, ये 1602 में आए थे, हॉलैंड के थे, और मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई थी इन्होंने। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका ज़्यादा योगदान नहीं रहा था भारत में, ये तुरंत चले गए थे। तो डेनमार्क के थे 1616 में, त्रवनकोर में इन्होंने अपना जो फैक्ट्री था वो बनाया था, कोठी जिसको बोलते हैं वो बनाया था। उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंडियन ओरिएंटलेस, फ्रांस है 1664 है। और सूरत, जो बाड़ीवास का युद्ध हुआ था और कर्नाटक युद्ध हुआ था, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पूछा जाएगा भारत में जो व्यापारी आए थे उनका क्रम क्या है? तो पुर्तगाली सबसे पहले, डच उसके बाद, ब्रिटिश उसके बाद, डेनिश है, और यहाँ फ्रांसीस है, और सबसे लास्ट में कौन आए थे? स्वीडिश। आगे देखिएगा, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया। भारत में प्रवेश से सबसे अंत में 1961 में प्रवेश किए थे। यहाँ देखिएगा, यूरोपीय शक्ति में भारत में पुर्तगाली सबसे पहले प्रवेश करते हैं और सबसे अंत में भारत से जाते भी है, 1961 में जाते हैं, यही चीज़ बताया गया है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 2 पे चलते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। देखिएगा, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पे कपड़ों का निर्यात को प्राथमिकता दी? तो डचों के द्वारा भारत में मसालों की जगह पे कपड़ों के निर्यात पे प्राथमिकता दिया गया। उसके बाद भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के किसने आरंभ की थी? तो डचों ने सबसे पहले व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी डचों ने। उसके बाद यहाँ देखिएगा, वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के बीच मध्य लड़ा गया था? तो डचों और अंग्रेजों के बीच। बेदरा पूछा जाएगा तो डच और अंग्रेज के बीच। वाडीवास पूछा जाएगा तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, आगे देखिएगा, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय सम्राट कौन था? तो आप लोगों को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। उस समय अकबर जीवित था, 1605 में उसकी मृत्यु हुई थी। तो अकबर था जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है ना, आगे देखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो आप लोगों को पता होगा, कैप्टन हॉकिंस होगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। 1608 में भारत आया था जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर किसका बेटा था? तो जहांगीर अकबर का बेटा था। ठीक है, आगे देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया था। अस्थायी पूछा जाएगा तो 1613 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो मसूलीपट्टनम में अस्थायी बनाया था। ठीक है ना, अस्थायी मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा, अस्थायी पूछा जाएगा तो 1613 में बना था सूरत में। ठीक है, तो ये दोनों में पूछा जाता है, ज़्यादातर सूरत वाला ही पूछा जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आगे बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड्स। ठीक है ना, सर जॉन चाइल्ड्स को भारत से निष्कासित किया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाअधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फारूक सियर। ठीक है ना, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1661 में, यहाँ पॉइंट बताया गया है, 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई प्रदान की थी, मुंबई द्वीप था उसको प्रदान की थी। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? एक टेबल दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि कोलकाता शहर का संस्थापक बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब
चारनॉक कोलकाता शहर का संस्थापक है। मद्रास का कौन किया था? फ्रांसिस डे। नई दिल्ली भी पूछा जा सकता है, लुटियन मतलब है एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की स्थापना की थी। मुंबई का गेराल्ड और ऑगनियर, ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली का कोलकाता का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिएगा, मुंबई वाला भी पूछा जाएगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक भी चीज़ आपका बचने वाला नहीं है इस बुक से। बुक बहुत अच्छा है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा एवं अफीम प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था। आगे देखिएगा, 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट की सहायता से की गई थी, ठीक है ना, प्रयासों से की गई थी। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, फ्रैंक करो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? तो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। चलिए आगे देखिएगा, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिएगा, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ बनाया गया था? तो पांडुचेरी में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में बनाया गया था। आगे देखिएगा, पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन है? तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर हो जाएगा फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा, फ्रैंको मार्टिन हो जाएगा। आगे देखिएगा, पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? तो पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने पराजित किया था। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। आगे देखिएगा, बॉडीवाश का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, ये मैंने पहले बता दिया था। आगे देखिएगा, कर्नाटक का युद्ध 3 हुआ था, जो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एक्स ला सैपेल की संधि 1748 हो जाएगा। अब देखिएगा, एक और यहाँ टेबल इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, इस टेबल को मैं पूरा दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे है द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, सब फ्रांसीसी के साथ हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के कारण। पेरिस संधि के बाद ये समाप्त हुआ था, पांडिचेरी संधि के बाद दूसरा समाप्त हुआ था। और देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्रिटेन मजबूत था, फ्रांस का पराजय हो गया था लास्ट में जाके। आगे देखिएगा, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इंडीज रखा गया था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, पूरा नाम था अंग्रेजी कंपनी का नाम, ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, ये रखा गया था, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ देखिएगा आप, अब हम देखेंगे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा कैसे मतलब बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी घुसा था, उसके बारे में जानेंगे। तो मुगल साम्राज्य द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो ये पूछा जाएगा। तो मुर्शिद कुली खां था, जो कि 1717 से लेके 1727 के बीच में था, ठीक है ना। 1717 से लेके 1727 के बीच में था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद देखिएगा, बंगाल मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। आगे देखिएगा, बंगाल के किस गवर्नर यूरोपों की तुलना में मधुमक्खियों से की थी? क्या अच्छा, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी बंगाल के किस गवर्नर ने? तो अली वर्दी खान ने, ठीक है ना। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ठीक है। आगे देखिएगा, 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी 20 जून 1756 ब्लैक होल की घटना, ठीक है। आगे देखिएगा,
9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? तो यहाँ देखिएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसे प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजय कर पहली बार भारत पर ब्रिटिश शासन की नींव रखा गया था, ठीक है ना, प्लासी के युद्ध के बाद। आगे देखिएगा प्लासी के युद्ध के समय 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने विश्वासघात किया था? तो याद रखिएगा विश्वासघात किसने किया था? मीर जाफर ने किया था। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। आगे देखिएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। चलिए आगे देखिएगा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? अभी मैंने बताया प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था, तो ये याद रखना आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 में हुआ था। और उसके बाद अली नगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून देखिएगा यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ये फ्लाइट मोड में ऑन कर देते हैं इसको, ताकि किसी का मैसेज ना आए, ठीक है। आगे देखिएगा बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई थी 1773 को, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बनारस की संधि 1773। चलिए अगला लाइन को देख लेते हैं। वर्ष 1760 में अंग्रेज ने मीर जाफर को हटा के किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को बना दिया था, ठीक है। आगे देखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना पराजित किया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। आगे देखिएगा बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। आगे देखिएगा बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन था बक्सर के युद्ध के समय? मीर जाफर। आगे देखिएगा यहाँ पे बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी प्राप्त हुई थी? तो कौन से संधि के माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। आगे देखिएगा स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक बंगाल 1717 से लेकर 1727 मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद 1764 निजामुल मुल्क, उसके बाद भरतपुर 18वीं सदी, चूरामान बदन सिंह, कर्नाटक 18वीं सदी, शहादत उल्ला खां, अवध 1722 से 1724 शहादत खां। उसके बाद देखिएगा संस्थापक है और स्थापना काल है जयपुर 18वीं सदी, सवाई राजा जय सिंह, रूहेल पठान 18वीं सदी, मोहम्मद खां बंगस, मैसूर 18वीं सदी, हैदर अली, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिएगा वर्ष 1842 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला टॉपिक है पंजाब एवं मैसूर क्षेत्रीय राज्य के बारे में। यहाँ देखते हैं
साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख साम्राज्य का संस्थापक महाराजा रंजीत सिंह को माना जाता है। इन्होंने 1799 में इसकी मतलब 1799 में इसकी स्थापना की थी। चलिए आगे देखिएगा, सिख साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो किस मिसल से संबंधित है? सुकर चकिया। ठीक है, आगे देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ है? तो महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो लाहौर में थी। आगे देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से, ठीक है ना, कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। चलिए आगे देखिएगा, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किसके माध्यम से संपन्न हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के माध्यम से, महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के माध्यम से। आगे देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह एक धार्मिक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक से निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। ठीक है ना, ये देखिएगा, वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आलंग सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये देखिएगा 1845 में हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम, इस समय ये गवर्नर जनरल था भारत का। आगे देखिएगा, भारत ने प्रथम आलंग सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था 1846 में। आगे देखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी खरग सिंह। आगे देखिएगा, ये टेबल है, इस टेबल को हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और टेबल है, यहाँ भी देख लेते हैं। पुरबंदर की संधि हुई थी 1665 में, बडगांव की संधि हुई थी 1779 में, सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, देवगांव की संधि हुई थी 1803 में, सुरजी अर्जुन गांव की संधि हुई थी 1803 में, पूना की संधि हुई थी 1817 में, लाहौर की संधि हुई थी 1806 में, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। आगे देखिए, द्वितीय आलंग सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था द्वितीय आलंग सिख युद्ध। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 1849 को हुए चिली यावला युद्ध अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। चलिए, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दिलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दिलीप सिंह। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य के सिख साम्राज्य में विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। आगे देखिएगा, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई थी स्वतंत्र राज्य के रूप में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग, यहाँ टेबल को देखिएगा, आलंग मैसूर संघर्ष। प्रथम आलंग मैसूर संघर्ष 1767 से 1769 के बीच में मैसूर का शासक हैदर अली, बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेरेलस्ट और मद्रास संधि के बाद ये समाप्त हुआ था। ठीक है, इतना ही देखना है। हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद द्वितीय आलंग मैसूर युद्ध 1780 से 1784, हैदर अली इस समय भी था शासक, वॉरेन हेस्टिंग बन गया था। मैंगलोर संधि हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, तृतीय आलंग मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान लॉर्ड कर्नावली से श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद समाप्त हुआ 1792 में। टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई थी। उसके बाद देखिएगा, चतुर्थ आलंग मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान लॉर्ड वेलेजली मैसूर सहायक संधि, टीपू सुल्तान की मृत्यु और मैसूर में पुनः वॉडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वॉडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। आगे देखिएगा, सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकामा ने नेपोलियन से की थी। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला टॉपिक है ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजनीतिक नीतियाँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 के बाद। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था और इलाहाबाद की संधि के बाद राजनीतिक नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का भारत पे।
आगे देखिएगा, बंगाल में द्वैध शासन है किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइड के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखिएगा, वर्ष बाई कैमरल बोल सकते हैं। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो वॉरेन हेस्टिंग, इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। आगे देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत है, जिसे संविधान का प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत माना जाता है। 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, मतलब चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इप्पे। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कर्नवालिस को। ठीक है ना, तो लॉर्ड कर्नवालिस को पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर को प्राप्त हुआ ICS अधिकारी बनने का गौरव 1863 में। आगे देखिएगा, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग 1866 लॉर्ड डफरिन, इस्लिंटन आयोग लॉर्ड हॉल्डिंग, लीड आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग। ठीक है ना, ये गवर्नर जनरल हुए। आगे देखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया? तो ली आयोग के सुझाव पर किया गया। आगे देखिएगा, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी। आगे देखिएगा, भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत। आगे देखिएगा, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो हैदराबाद हो जाएगा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा हैदराबाद, 1798। आगे देखिएगा, व्यापक गत्य का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को लागू किया था। चलिए आगे देखिएगा, राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ, उन्हें राज्य के अधिकारी के रूप में अधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे हो गया राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, ये हड़प नीति था, राज्य हड़प नीति। उसके बाद किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया था? तो डलहौजी ने अवध पे अधिग्रहण किस रिपोर्ट के आधार पर किया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आउटरम रिपोर्ट। आगे देखिएगा आप लोग, ठीक है, आगे देखिएगा, आउटरम रिपोर्ट अभी देखा था ना हमने, पोरबंदर की संधि, ये देख लिया हमने, शायद यहाँ पे देख रहे थे। देखिएगा, व्यापागत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य। ठीक है ना, ये पेज अप डाउन हो गया, यहाँ पे हम इसको सही करते हैं। अब सही है, देखिएगा, यहाँ देखिएगा, 1848 जोधपुर, 1849 संबलपुर, 1849 बाघट, 1850 उदयपुर, 1852 झांसी, 1853 नागपुर, 1854 अवध हो जाएगा 1856। उसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है। आगे देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो लॉर्ड कैनिन। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो लॉर्ड कैनिन। उसके बाद देखिएगा, फिर से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आखिरी पेज में शायद थे हम लोग। यहाँ देखिएगा, इसको थोड़ा जूम करते हैं हम लोग, देखिएगा, लॉर्ड कैनिन हो गया, ठीक है, समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता
आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में निर्मित किया गया था। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो स्ट्रेची आयोग 1880 भारत का प्रथम अकाल आयोग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पे अधिकार, नेपाल 1816, सिंध 1843, भूटान 1865, बर्मा हो जाएगा 1885। और नेपाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। उसके बाद सिंध लॉर्ड एलनबरो, उसके बाद भूटान लॉर्ड लॉरेंस, बर्मा लॉर्ड डफरिन। आगे देखिएगा 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। आगे ये आखिरी टॉपिक है, ब्रिटिश शासन का भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था पे प्रभाव। ठीक है, तो देखिएगा धन निष्कासन के सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे ये दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे देखिएगा पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। आगे देखिएगा यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो मार्क्स ने दिया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति क्या है? घिनौनी है। आगे देखिएगा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनीपाम दत्त। आगे देखिएगा 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। आगे देखिएगा कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन। 1854 में मुंबई स्पिनिंग एंड विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी? तो कावसाजी डाबर। ठीक है ना, बॉम्बे स्पिनिंग विनिंग कंपनी की सूती वस्त्र फैक्ट्री कावसाजी डाबर। आगे देखिएगा वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो सेरामपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, सेरामपुर पश्चिम बंगाल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बोलते बोलते क्या होता है ना कि मैं थक जाता हूँ, तो इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। चलिए आगे देखिएगा, ये पेज भी अप डाउन हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, अभी हमने क्या देखा था, ये वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? 1855 में हुआ था सेरामपुर में पश्चिम बंगाल में। आगे देखिएगा भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? तो 1833 में स्थापित किया गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकरन ने 1765 के काल में डाकू राज कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा आगे क्या है, प्रमुख कृषि पद्धति प्रथा विशेषता। तो यहाँ कृषि पद्धति के बारे में भी बहुत जानना जरूरी है। देखिएगा पहला क्या है, तिनकठिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तिनकठिया प्रथा। आगे देखिएगा ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों और कारीगरों शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे देखिएगा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था।
अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी बंदोबस्त हो जाएगा, रैयतवारी हो जाएगा, महालवारी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा 1793, टॉमस मुनरो हो जाएगा 1820 और होल्ट मैकेंजी हो जाएगा 1822 हो जाएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में, रैयतवारी टॉमस मुनरो 1820 में, उसके बाद महालवारी होल्ट मैकेंजी 1822 में। और कहाँ कहाँ था ये भी आपको बता दिया गया, ठीक है ना, कहाँ कहाँ था ये भी आपको बताया गया, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिएगा यहाँ पे थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में अस्थाई बंदोबस्त और जमींदारी बंदोबस्त था। नील की खेती वाला होगा ये। और उसके बाद देखिएगा रैयतवारी मुंबई, मद्रास और असम, ये पूछा जाता है। उसके बाद महालवारी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे समस्त ब्रिटिश भारत का 19% था, समस्त ब्रिटिश भारत का ये था 51% रैयतवारी वाला, और 30% था कौन था, महालवारी वाला। उसके बाद देखिएगा भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को हो जाएगा। उसके बाद भूमि का मालिक किसान होगा इस कंडीशन में, मतलब रैयतवारी में, और भूमि पर गांव का अधिकार हो जाएगा महालवारी में, ठीक है ना। आगे देखिएगा आगे क्या है कि ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। इसमें कर देने की, टैक्स देने की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान को होती थी इसमें। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व किसमें, रैयतवारी में, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया की होती थी, किसमें, महालवारी में, ठीक है। आगे देखिएगा आगे है कि कर 33 से 55%, इसमें कर जो होता था 60% तक लिया जाता था। प्रभाव देखिएगा पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव और अवनीति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन, नए जमींदारों का उदय और कृषि का वाणिज्यकरण, इन सभी का प्रभाव था। सबका कॉमन प्रभाव ये हो गया। आगे वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था है जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू थी? तो सबसे ज़्यादा कौन लागू थी? तो ये वाला याद रखिएगा, रैयतवारी 50% से ज़्यादा था शायद, 33 से 55%, 51%, ठीक है। आगे देखिएगा अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। उसके बाद देखिएगा भारत में रेलवे के जनक लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में मुंबई से थाने तक का प्रथम रेल चलाया गया था, ठीक है। आखिरी लाइन को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारीदारी प्रथा, फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो अब हम इस बुक को कंप्लीट कराएंगे, डेली आपको ये सेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।